नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। चारवाक के देश में ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। ये तो हमारे यहां की दर्शन रही है, एक दर्शन, कई दर्शनों में से एक दर्शन। लेकिन अमेरिका का दर्शन बड़ा अद्भुत है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि भारत पूरी तरह से ट्रैप हो गया है, भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूं कि कैसे ट्रंप मोदी के सामने घुटने टेकेगा और टेकने पर मजबूर हो गया है। कुछ आर्थिक चर्चा हो जाए तो थोड़ी रिलीफ होगी आपको। अमेरिका का कर्ज, अमेरिका का डेट $40 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। कितना? $40 ट्रिलियन। भारत का कितना डेट है? 3 ट्रिलियन टू 3.5 ट्रिलियन, लगभग 200 लाख करोड़ का भारत का भी डेट है। इसके बियॉन्ड एक और डेट है भारत के ऊपर, वो है 752 बिलियन डॉलर का, लगभग 11 खरब रुपए। इन टर्म्स ऑफ रुपीज लगभग 11 खरब। बहुत कर्जा है भारत के ऊपर, बहुत कर्जा है। ये बाहरी कर्जा है जो हमने लिया हुआ है 11 खरब, और ये जो टोटल इंटरनल खर्चा है उसका आंकड़ा है 3 से 3.5। लेकिन अमेरिका का कर्जा कितना है? 40 ट्रिलियन। इकोनॉमी बड़ी है, वो अलग विषय है, लेकिन 40 ट्रिलियन का कर्ज है। और ये जो कर्ज है वो सरकार का कर्ज है, मतलब हर नागरिक पर अगर डिवाइड कर दें, 34-35 करोड़ की आबादी है अमेरिका की। अब इसी से आप अंदाजा लगा दीजिए, सैकड़ों साल लग जाएंगे अगर एक नागरिक को कर्ज चुकाने के लिए कहा जाए तो। सरकार भी ये कर्ज नहीं चुका सकती है। अब अमेरिका की वो स्थिति नहीं, और ये बड़े दिनों से चली आ रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने कोशिश की एक नई रणनीति बनाने की, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के देशों को शामिल किया, और उसके बाद डॉलर का खेल शुरू किया। और डॉलर का खेल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जो एनर्जी है, एनर्जी, ऊर्जा को अमेरिका ने एक प्रकार से कब्जा किया। एक तो अपना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऊर्जा का, पेट्रोलियम, गैस, इस सब का बहुत बड़ा प्रोडक्शन है उनके पास। और दूसरी, जहां जहां इस तरह की ऊर्जा के प्रोडक्शन के स्रोत हैं, वहां उन्होंने अपना आधिपत्य जमाने की पूरी कोशिश की। 90s में अगर इराक वॉर हुआ तो वो भी इसीलिए था। आज वेनेजुएला पर कब्जा किया, वो भी इसीलिए था। ईरान पर कब्जा हो रहा है, वो भी इसीलिए है। सऊदी अरब, यूएई को अपना बिल्कुल अपना चाटुकार बना लिया, चमचा बनाया, वो भी इसीलिए है। तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो वॉर है वो एनर्जी का वॉर है, ऊर्जा का युद्ध है। और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ऊर्जा पर अगर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कैसे है? ऐसे समझिए कि इन्होंने सऊदी अरब, यूएई और बाकी तमाम देशों को, जहां जहां से ये ऊर्जा के निर्यात हो सकते हैं, उन सबको कहा कि आप जो लेन देन करेंगे वो डॉलर में कीजिए। और उधर डॉलर छापने की उन्होंने मशीन लगा दी, डॉलर छापना शुरू किया। और इस तरह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में डॉलर को मजबूत करता चला गया। डॉलर एक ऐसी मुद्रा हो गई जिसके ऊपर सबको डिपेंड रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको कारोबार अगर करना है तो डॉलर में करना है। भारत को अगर मान लीजिए तेल चाहिए तो उनको रुपए में पे नहीं करना है। रुपए में अगर पे करना होता तो हम छाप लेते, दे देते उनको दे देते, उनकी इकोनॉमी में जो ना होता हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, हमको डॉलर में पे करना पड़ रहा है। इसी तरीके से अन्य देशों को भी डॉलर में पे करना पड़ा। मतलब दुनिया की अन्य करेंसी को उन्होंने एक प्रकार से खत्म कर दिया। सोने को भी अपने पास रखा, ऊर्जा को भी अपने पास रखा, और अपने रुपए को, जो जब उन्होंने प्लास्टिक पेपर मनी पे कन्वर्ट किया,
सोने के बदले। जो बार्टर सिस्टम था उसको खत्म करके पेपर करेंसी लाया और उसके बदले में धारक को देने का वचन देता हूं के आधार पे एक नोशनल वैल्यू क्रिएट किया कि भाई इसका इतना $100 होगा, इसका इतना $200 होगा, इसका इतना $1000 होगा। जैसे अपने यहां है ये ₹1000 का नोट, ये ₹500 का नोट, ये ₹2000 का नोट। तो वो वैल्यू है, बाकी वो कागज है, लेकिन उसमें क्या है, एक वैल्यू आपने इंसर्ट किया है और उस वैल्यू को आप भी मानते हैं और सरकार भी मानती है। अगर आप माने सरकार ना माने तो उस कागज का कोई मतलब नहीं, सरकार माने आप नहीं माने तो उस कागज का कोई मतलब नहीं। मतलब सरकार और आपके बीच में एक अघोषित एग्रीमेंट है कि हां आपने जो ये कागज मुझे पकड़ाया है ये कागज ₹2000 का है और ये कागज ₹500 का है। मतलब एक मौन सहमति है, तभी ये काम आगे बढ़ता है कि सरकार ने टेंडर जारी किया, ये ₹500 के नोट हम मार्केट में छोड़ रहे हैं और ये आज से ₹500 के नोट इस कलर के होंगे, इस आकृति के होंगे, गोल नहीं होंगे, आयताकार होंगे, इतनी इसकी मोटाई चौड़ाई लंबाई होगी और इसके अंदर में एक कौन सा सिल्वर का रहेगा या गोल्ड का रहेगा या कौन सा हम देंगे, वो सब जानबूझ करके हम दे रहे हैं और आपको मान लेना है। ये चलता रहा, उस पर शिफ्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और अपने डॉलर को मजबूत करता चला गया। भारत सहित पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया अब उनको लग रहा है धीरे धीरे, जब बाकी चीजों से इंफॉर्म्ड हो रहा है, जैसे जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज बढ़ती जा रही है या जो डेमोक्रेटिक नहीं है उनको भी लग रहा है कि भाई आप देखिए एक जमाने में राजशाही हुआ करती थी तो कुछ नहीं चलता था, राजा ने कह दिया वही रूल है भाई साहब, सब पकड़ के। लेकिन अब जैसे जैसे शासन तंत्र बदलाव आया, इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंस मिला, कुछ राइट्स मिले और उस फिर राइट्स के बाद जो है वो बोलना शुरू किया, रिवोल्ट करना शुरू किया, तब उनको जानकारी आई कि ये जो रिसोर्सेज है, इस रिसोर्सेज को चैनलाइज करने के लिए हमने सरकार नाम के इंस्टीट्यूशन का गठन किया है और वो रिसोर्सेज को ठीक से चलाएगा, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे लिए चलाएगा, अपने लिए नहीं चलाएगा। अगर वो अपने लिए चलाता तो राजा हो जाता। तो हमने राजतंत्र को खत्म किया, पूरी दुनिया से खत्म हुई राजशाही। आज कहीं कहीं डिक्टेटरशिप जरूर है कुछ देशों में और उसमें मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज में। ईरान में भी वही हालत थी, इराक में भी वही हालत थी। लेकिन अमेरिका ने ईरान और इराक में डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए नहीं हुआ था, वो तेल पर कब्जा करने के लिए था। मतलब चौधरी बन रहा था, यहां भी वो डिक्टेटर बना हुआ है। पूरी दुनिया में अभी अमेरिका डिक्टेटर के रूप में कह रहा है कि हम जाएंगे डेनमार्क को ले लेंगे, हम जाएंगे कि आइसलैंड को ले लेंगे, हम जाएंगे वेनेजुएला से, घर से उठा लाया प्रेसिडेंट को, वेनेजुएला को कब्जा कर लिया। अब उसके तेल पर अमेरिकी कंपनी ने कब्जा कर लिया है और भारत भी वहां से तेल खरीद रहा है। भले ही वो सस्ता तेल मिल रहा हो, लेकिन भारत भी वहां से तेल को भारत को खरीदना पड़ रहा है। लेकिन मोदी ने एक खेला कर दिया। अब एक बात समझिए, अमेरिका में अगर $40 ट्रिलियन का डेट है तो इस $40 ट्रिलियन के डेट को अमेरिका कैसे उसको रिजॉल्व करेगा, कैसे कम करेगा? अगर कम करने की कोशिश करेगा तो स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होगा तो पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है, मंदी आएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आर्थिक तंगियों में जा सकती है। और अगर अमेरिका आर्थिक तंगियों से गुजरा तो भारत को भी दिक्कत हो सकती है एक सर्टेन सेक्टर्स में। लेकिन मोदी अब धीरे धीरे देखिए 75, 60, 70 वर्षों में भारत ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। ये कोविड के बाद उनको थोड़ी थोड़ी आहट हुई, जब इंटरनेशनल सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ तब उनको लगने लगा और फिर उनको लगा कि भाई आत्मनिर्भर भारत हम डुगडुगी तो बजा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और कर भी नहीं सकते थे क्योंकि हमने अपनी पूरी डिपेंडेंसी फॉरेन पर ठोक रखी है। हम उससे अलग हो ही नहीं सकते। हमारे यहां नैरेटिव क्या चलता था? वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, हम अकेले नहीं रह सकते हैं, हम अकेले खड़े नहीं रह सकते हैं। इस नैरेटिव को आगे बढ़ने दिया गया। चाइना तो अकेले रह रहा है, रसिया तो अकेले रह रहा है, वो कह रहा हम रह लेंगे। उन्होंने तरीका ढूंढा ना। अब आप कहेंगे कि भाई एनर्जी एफिशिएंट है, आपके पास भी मौका था, आपने क्यों नहीं किया? अब मौका आ रहा है
अब आपने 2030 तक का एक लक्ष्य रखा है, मैं बताने जा रहा हूं। और अगर 30 को अगर मान लीजिए 2047 तक जो बात कह रहे हैं मोदी, तो उससे कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए का सालाना बचत होने का खेल चल रहा है। 15 लाख करोड़ छोटा होता है क्या? हर साल 15 लाख करोड़ रुपए आप बचा लेंगे अगर ऐसा हो गया। और इसीलिए मोदी को पूरा यकीन है कि 2047 तक हम विकसित भारत हो जाएंगे और फिर उनको हमारे दर पे आना पड़ेगा, नाक रगड़ना पड़ेगा। माल बेचेंगे कहां? क्योंकि आपने एक तरफ तो डीपॉपुलेशन के लिए एजेंडे बढ़ा दिया बिल गेट्स को। हमारे यहां तो ऐसा नहीं है। हमारे यहां तो तुमने सुनामी भी ले आया, महामारी भी ले आया, तब भी हम बचे हुए हैं। हमारा पॉपुलेशन अभी बचेगा अगला 100 साल तक, हमारा जो साइकिल है। हालांकि ये डिक्लाइनिंग ऑन द राइज है ये पॉपुलेशन। इसको एलन मस्क और जैक मा दोनों कह रहे थे कि पॉपुलेशन बर्स्ट कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। अगर आप ऐसे देखें कि एक परिवार में पहले 5, 7, 10 बच्चे होते थे, आज एक परिवार में एक बच्चे हैं। अगर उसका फिर 50 इयर्स का डाउन द लाइन साइकिल चला लें तो 50 से 100 वर्ष के बीच में वो परिवार खत्म हो जाएगा।